क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो इसमें करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि जो आपको जो पूछा गया है उसमें कहीं भी y नहीं है, तो ये आपका b स्क्वायर है। ये कितना है आपका b स्क्वायर, इसको आप b स्क्वायर कर लीजिए। ये कितना है आपका b स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 2a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 अपॉन 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 पे है, ठीक है, अगर 0 पे है तो आपको 2 a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 बटे 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। ये यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, आपको पता होना चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब। अच्छा के फॉर्मूले नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको एबीसी दिया है तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में हम इसको लिख लेते हैं। किस में लिख लेते हैं? एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये होगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूले में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है। और जब ये पूरा टर्म 0 हो जाता है तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, ये इस तरफ चला जाएगा तो 3x वाई जेड के इक्वल निकलता है। 3x वाई जेड के इक्वल निकलता है। अब थोड़ा सा आप देखिए कि आपको दिया गया, आपको दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर x को आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लें? a स्क्वायर, x को क्या मान लें आप? a स्क्वायर मान लिया। तो आपने x को क्या मान लिया? a स्क्वायर मान लिया। y को क्या मान लिया? b स्क्वायर मान लिया। और z को क्या मान लिया? तो माइनस c स्क्वायर मान लिया, माइनस c स्क्वायर मान लिया। तो अब आप बताइए कि यदि आप यहाँ पर ये वैल्यू रखें तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और जब a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो ये आपको 3 समथिंग देगा। यानी कि अगर आप इसको रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा a की पावर 6 बिल्कुल हो रहा है, b की पावर 6 बिल्कुल हो रहा है, और ये देखिए माइनस c स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो माइनस c की पावर 6 बिल्कुल हो रहा है कि नहीं? तो ये किसके बराबर आएगा? तो इसमें आपकी वैल्यू जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं? ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? तो अब आप एक बार रख के देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 इक्वल टू आपको हो जाएगा 3, यानी कि माइनस है तो माइनस ले लीजिए, माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, इसके बराबर ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, अब आप कह सकते हैं कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 किसके बराबर है? माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर। जब हमने x बराबर a स्क्वायर, b y बराबर b स्क्वायर और z बराबर माइनस c स्क्वायर माना था, ये वैल्यूज रखी तो देखिए इसके बराबर आ गया कि नहीं? तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं भाई इससे? तो आप कहीं सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो बिल्कुल रिप्लेस कर दीजिए आप। देखिए तो हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी? 2a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 और अपॉन में कितना दिया था? 3a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अगर आप रिप्लेस करेंगे इसको तो 2 इंटू ऊपर हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और अपॉन में कितना है? 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो माइनस 2। तो माइनस 2 आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो किस ऑप्शन में दिया है -2? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन
सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा बेटा, इस प्रकार आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंच गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। देखिए टेबल आ गई है अच्छी। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए कंपनी इन लाख रुपीस पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। निम्न तालिका का अध्ययन करें, निम्न तालिका का अध्ययन करें, इसको मतलब पढ़ें अच्छे से। निम्न तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए वर्षों में कंपनी का प्रति वर्ष व्यय लाख रुपए में दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक टेबल आपको दी है, उस टेबल में यहाँ पर बोल रहे हैं आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी, यानी कि सैलरी पर, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पर, बोनस पर, इंटरेस्ट ऑन लोन पर और टैक्सेस पर कितना कितना लाख रुपए खर्च किया गया है और किस किस साल में कितना खर्च किया गया है वो आपको दिया है। 2014 में सैलरी पर कितना खर्च है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च है, बोनस पर कितना खर्च है, इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया गया वो कितना है, टैक्स में कितना दिया है लाख रुपए वो दिया गया, ये सब लाख में दिए गए, ठीक है। तो 2014, 15, 16, 17, 18 5 सालों का डेटा आपके पास है एक कंपनी का, ठीक है। अलग अलग मदों पर जो खर्च किया गया है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है और वो भी सब लाख रुपए में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। टोटल एक्सपेंडिचर on all the items in 2014 was approximately what percent of the total expenditure in 2018? इन्होंने बोला है कि वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में कंपनी का सभी मदों पर होने वाला व्यय और वर्ष 2018 में सभी मदों पर होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत है, दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना है। तो 2014 और 18 को पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पे बात 2014 और 18 की हो रही है और बोले कि 2014 में ये सभी मदों पर कितना खर्च किया गया है और 2018 में जो सभी मदों पर खर्च किया गया है, तो 2014 में सभी मदों पर जो खर्च किया गया है वो 2018 पर जो सभी मदों पर खर्च किया गया है उसका कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 2014 में सभी मदों पर टोटल कितना खर्च किया गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2014। तो देखिए कितना 284 सैलरी पर, 98 फ्यूल ट्रांसपोर्ट पर, 3 बोनस पर, 23.4 आपका किस पर, इंटरेस्ट ऑन लोन पर, टैक्सेस पर, तो 54। ओवरऑल कितना खर्च हुआ, तो ये 0.4 आ जाएगा अलग से। 8, 4, 12, 3, 15, 3, 18 और 4, 22 की 2 हासिल में कितना जाएगा 2, 10, 19 और 2, 21 और 7, 28 की 8 हासिल में कितना जाएगा 2, तो 482.4 लाख रुपए ये खर्च किए गए 2014 में कंपनी के द्वारा। अब हम बात करते हैं किसकी, 2018 की। तो चलिए 2018 की बात कर लेते हैं कि 2018 में कंपनी ने कितना कितना खर्च किया, तो 425, 141, 3.96 और 49.4, ये जीरो लगा दीजिए यहाँ पर और ये लास्ट आपका है 108, ठीक। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 6, ये 9, 4, 3 हासिल में 1, तो ये आपका आ जाएगा 6 और 1, 7, 3, 10, 19, 19 और 8, 27 के साथ हासिल में 2, 2 आ गया तो 4, 4, 8, 4, 12, 12 की 2 हासिल में कितना आ गया, तो आप लेंगे साथ 1, 6 और 1, 7, 727 लाख दशमलव समथिंग आ रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि 482.4 27.36 का कितना प्रतिशत है लगभग। अब देखिए ऑप्शन पे थोड़ा सा जाइए, 65, 66, 68, 60 दिए हुए। तो अगर हम इसको क्या कर लें, इसको 80 मान लें और इसको 30 कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू निकल आएगी और देख सकते हैं कितने आसानी से कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको हमने अगर 480 मान लिया तो 480 हो गया, ये कितना 730 मान लीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया दोनों को और इनटू क्या कर देंगे 100, ये 0 से 0 कैंसिल। अभी आपका कितना हो जाएगा 4800, इसको डिवाइड कैसे करना है आपको 13 से। तो देखिए सभी में पहले तो 6 से आ रहा है तो 6 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, कंफर्म बात है। तो 6 से भाग दीजिए तो 6 की 18 की 8 हासिल में 1, 7, 6, 7, 42 और 43, तो ये 438 है। 10 में से 8 गया तो 4 गया तो आपका 4, 420। अब अगर एक बार और डिवाइड करें कि आपको कितना चाहिए
लगभग में हम आंसर दे सकते हैं कि हमारा आंसर कितना जाएगा। तो 730 से हमने देखा तो हमारा आंसर 65 समथिंग जा रहा है। ठीक है, आई होप ये आंसर आपका सही हो, वरना आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, एक्यूरेट कैलकुलेशन हम आपको नहीं करा रहे हैं, एक्यूरेट बात कर लेना। हमने अप्रोक्सीमेशन में निकाला है, इसकी वैल्यू आपकी आंसर ए हो जाएगा, 65 समथिंग आएगा। ठीक है, या तो 65 के नजदीक होगा या 66 के नजदीक, तो इन दोनों में से कोई आपका आंसर हो सकता है लगभग में, क्योंकि यहाँ भी हमने क्या, यहाँ 2 कम किया है और वहां हमने 3 बढ़ाया है। तो अगर यहाँ बढ़ा देंगे तो परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो परसेंटेज कम हो जाएगा और यहाँ पर आपने कम किया, वहां बढ़ा दिया, परसेंटेज कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो आपका आंसर इसमें 65 नहीं तो 66.32 होना चाहिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज समझ लीजिए कि हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 66.32 हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, इसमें हमने 3 बढ़ाया और यहाँ पर हमने 2 कम किया। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। अगर ऊपर नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है, डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो वैल्यू क्या आएगी, परसेंटेज की कम आएगी और यहाँ पे हमने कम किया ऊपर, तो परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ के आना चाहिए था। तो आपका आंसर 66.32 आएगा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना इसको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मैन wanted to sell his bed at a discount of 8%. His brother, who was a cricketer, wanted to buy the bed, so the man sold it at a discount of 10%. In this deal, the man reduced 70 rupees in the profit. What was the market value of the bed? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता था। 8% की छूट पर बेचना चाहता था। उसका भाई जो क्रिकेटर था उसके बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए वह उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच दिया। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपए की कमी हुई, तो बल्ले का अंकित मूल्य बताइए। देखिए, जब भी डिस्काउंट दिया जाता है ना बेटा, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर, यानी कि मार्क प्राइस पर। अब देखिए बात क्या है, एक व्यक्ति के पास एक बेड था, वो उस बेड को 8% के डिस्काउंट पर बेचना चाह रहा था। मतलब जो भी उस पर मार्क प्राइस था, वो उस मार्क प्राइस का 8% डिस्काउंट देना चाह रहा था। लेकिन उसका भाई भी क्या है, क्रिकेटर है, तो उसको भी बेड की जरूरत थी। तो अब उसको दूसरे भाई को पैसे की जरूरत, उसको बेड की जरूरत। तो उसने कहा भाई ये बेड तो मुझे ही बेच दे। तो उसने कहा चल यार तू भाई है, सबको मैं 8% डिस्काउंट पे दे रहा था, तुम्हें मैं कितने पे 10% के डिस्काउंट पर दे दूंगा, 2% ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा। अब उसने 2% ज्यादा डिस्काउंट दिया तो उसको लाभ में कितने की कमी हो गई, 70 रुपए की। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसने 2% यहाँ पर डिस्काउंट ज्यादा बढ़ाया तो उसको क्या हुआ, 70 रुपए लाभ कम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बेड का जो अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था, उसका 2% 70 रुपए के बराबर है। देखिए समझिए, अगर ये व्यक्ति है पहले 8% का डिस्काउंट दे रहा था, अब ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है और अब उसको कितना 70 रुपए लाभ कम हो रहा है। 70 रुपए लाभ कम हो रहा है। तो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि 8% की जगह 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसने 2% डिस्काउंट बढ़ा दिया। अब डिस्काउंट पे दिया जाता है तो आप कहेंगे सर एमआरपी पर दिया जाता है। इसका मतलब उस बल्ले के जो था उसका 2% 70 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि 2% ज्यादा डिस्काउंट देने पर ये तो 70 रुपए कम का लाभ हो रहा है उसको। तो बस यहाँ से बात क्लियर हो गई। तो हमने कहा कि उस बल्ले का जो एमआरपी उसका 2% 70 के बराबर है। तो उस बल्ले का एमआरपी अपने आप में कैसा होगा, 100%। अब 2 को 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा उसका एमआरपी यानी कि 100%। 5 × 35, तो बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 3500। बड़ा महंगा बल्ला था, 3500 रुपए का। ठीक है, कितने का बल्ला था, 3500। किस ऑप्शन में दिया है भाई आपको 3500, तो ऑप्शन बी में दिया है। सिंपल क्वेश्चन था, आंसर भी आसानी से आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। यहाँ पे लिखा है अमित ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 hours. He traveled partly on foot at 5 km per hour and partly by bicycle at 10 km per hour. The distance traveled on the bicycle is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि अमित नाम का एक व्यक्ति है जो 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है। कितने में? 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। लेकिन उसने कैसे तय की? उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल तय की। बढ़िया, पैदल 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 मस्त चला जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर वो पहुंच जाएगा। और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। जब आप उसने कुछ दूरी तय कर ली तो उसके बाद उसको कहीं से साइकिल मिल गई। साइकिल मिल गई तो उसने साइकिल चलाई किस स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आंशिक दूरी तय की। तो आपको ये बताना है कि साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। तो आपके तुरंत दिमाग में बात आ गई कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पर दिया है कि वो 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है? 9 घंटे में। यानी कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे सर उसकी एवरेज जो स्पीड है उसकी औसत जो चाल है वो कितनी है भाई? 50/9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है बेटा? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहले तो वो किससे गया? पहले केस में वो पैदल जाता है और दूसरे केस में वो साइकिल से जाता है। पैदल उसकी चाल कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल से उसकी चाल कितनी है? तो आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पैदल वो जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और साइकिल से जा रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, लेकिन आप बताइए उसकी औसत स्पीड कितनी है? तो 50/9 है। तो हम जानते हैं कि भले ही वो पैदल जा रहा है 5 किलोमीटर से और भले वो साइकिल से जा रहा है 10 से, लेकिन उसकी औसत चाल तो 50/9 निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर एलिगेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना? 50/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस आपको इसको थोड़ा इजी करना है। इजी करने के लिए आप क्या करिए? इस पूरे में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो थोड़ा सा ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। चलिए तो इसको इजी कर लेते हैं। तो पहला क्या था? उसका पैदल था, तो हम पैदल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पैदल कितना हो जाएगा? तो पैदल अब उसकी चाल देखिए, जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसेन बोल्ट के भी पापा हो गए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी जब 9 से मल्टीप्लाई किया। और साइकिल से अगर बात करें तो साइकिल से इसकी चाल कितनी हो गई? तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, मतलब ट्रेन की रफ्तार में भाग रही है साइकिल, और उसेन बोल्ट के ये पापा हो गए। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। बताइए कितना गजब हो गया। और 9 से 9 में मल्टीप्लाई हो गया तो मिड वैल्यू आएगी, औसत चाल आई आपकी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो हम चालें लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? समय मिलता है, समय का अनुपात मिलता है। ठीक है, जब भी हम चालों में एलिगेशन लगाएंगे तो हमें समय का अनुपात मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? आर्स यानी कि समय का अनुपात। तो 45 माइनस होगा 50 में से, 45 माइनस होगा 50 में से, तो यहाँ 5 आएगा अनुपात। 90 से 50 माइनस होगा तो ये 40 आएगा। ये कट जाएगा, 5 × 5 5 × 40 यानी कि 8 अनुपात है। तो हम कह सकते हैं कि यदि उसको पैदल जाने में 8 मिनट का समय लगा तो साइकिल से जाने में उसको 1 मिनट का समय लगा। अब तो टोटल समय कितना लगा? तो आप कहेंगे सर 9 यूनिट का समय लगा। और यहाँ पर समय कितना दिया था? 9 घंटे। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 घंटे के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 1 घंटे के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 1 घंटे के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकाली? क्योंकि उन्होंने ये पूछी है कि साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय की। तो साइकिल द्वारा उसको समय कितना लगा? 1 यूनिट। ये लगा ना, साइकिल के नीचे साइकिल का समय कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे के बराबर। मतलब साइकिल से उसने केवल 1 घंटे ही दूरी तय की। और साइकिल से जाने में उसकी चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल से उसने दूरी कितनी तय की? तो आप कहेंगे सर दूरी जो होती है वो चाल गुणा समय होती है। चाल और समय का गुणनफल होती है दूरी। तो चाल उसकी कितनी है? 10 है और समय उसको कितना लगा? 1 लगा, 1 घंटा। तो 10 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल से तय की। यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। किस ऑप्शन में दिया भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और सॉरी 10 किलोमीटर। तो आप कहीं से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका आंसर?
यानी कि साइकिल से उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय। ये चीज जरूर करना है, इसको इजी बनाने के लिए आप कर लीजिए, वरना ये फ्रैक्शन में वैल्यू चलेगी तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cosec a प्लस cot a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में cosec a माइनस cot a प्लस 1 माइनस 2 cosec a। इन्होंने बोला है कि cosec a प्लस cot a प्लस 1 इंटू cosec a माइनस cot a प्लस 1 माइनस 2 cosec a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान ज्ञात कर देते हैं, क्या है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर cosec a प्लस cot a प्लस 1, आपके पास जो क्वेश्चन है पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है cosec a माइनस cot a प्लस 1 माइनस 2 cosec a। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको कोशिश करनी है कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं उनको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। इससे आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए माइनस का cot है और ये प्लस का है, तो इसको एक तरफ रखिए, 1 को एक साथ ले जाएंगे। तो आप इसको कर दीजिए cosec a प्लस 1 प्लस cot a। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर आप लिख लीजिए cosec a प्लस 1 और माइनस का cot a, और माइनस में क्या चलता है तो आप कहेंगे सर ये 2 cosec a चल रहा है, चलने दीजिए भाई, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे को, यदि आप इस पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो ये a और ये b, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b। तो क्या बनेगा भाई ये, तो आप कहेंगे सर a प्लस b a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा cosec a प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर a, और माइनस में क्या है तो 2 cosec a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या बनेगा ये, तो आप कहेंगे cosec स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 cosec a, cosec ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2 cosec a, b की वैल्यू 1 है तो 2 cosec a आएगा। ठीक है, यहाँ पर है माइनस cot स्क्वायर a और माइनस 2 cosec a। अब आप देखिए 2 cosec a से 2 cosec a कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए cosec स्क्वायर a प्लस 1 और माइनस cot स्क्वायर a, तो 1 माइनस cot स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस cot स्क्वायर a अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है या 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है तो आप बता पाएंगे क्या। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो cosec स्क्वायर थीटा यानी कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा 1 और यहाँ पर क्या है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आया आपका 2। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ गया आपका 2। तो 2 किस ऑप्शन में दिया है भाई, तो 2 आपको दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो वहां से आपने देखा कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। A shopkeeper buys 2 books for 300. He sells the first book at a profit of 20% and the second book at a loss of 10%. What is the selling price of the first book if in the whole transaction there is no profit or no loss? देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है। मतलब एक दुकानदार ने टोटल 300 रुपए में क्या की 2 पुस्तकों को परचेज किया, 2 पुस्तकें खरीदता है
वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में ना लाभ होता है और ना हानि होती है तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है और इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस तरीका समझना है कि तरीका क्या है। तो देखिए, दो किताबें उसने 300 रुपए में खरीदी, यानी कि दोनों किताबों का क्रय मूल्य आपको दिया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है दो किताबों का कितना, 300 रुपए। 300 रुपए आपके पास क्रय मूल्य दिया है। एक किताब को भाई बेचता है कितने पर, 20% के प्रॉफिट पर, और दूसरी किताब को किस पर बेचता है, तो दूसरी किताब को बेचता है 10% के लॉस पर। एक किताब को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है और एक को 10% के लॉस पर बेचता है, लेकिन पूरे लेन देन में ना उसको लाभ हो रही है ना उसको हानि। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक पर उसको जो 20% का लाभ हुआ, जितना जो लाभ हुआ, और दूसरे पर जो उसको 10% की हानि हुई, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली किताब के 20% प्रॉफिट और दूसरी किताब का 10% लॉस आपस में कैसे हैं, बराबर। और यहाँ जो पहला और जो दूसरा लिखा है ना, वो हमने पहली किताब का क्रय मूल्य और दूसरी किताब का क्रय मूल्य माना, यानी कि पहली किताब के क्रय मूल्य का 20% लाभ होगा और दूसरी 10% यानी कि उसकी हानि होगी। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तभी तो ना लाभ हो रहा है ना हानि। तो यहाँ से आपको पहली किताब और दूसरी किताब के क्रय मूल्य का रेशियो मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 10% का अनुपात किससे बना दीजिए, 20% से। तो ये अनुपात बनेगा 1:2 का। यानी कि अगर पहली किताब 1 यूनिट में खरीदी गई तो दूसरी किताब कितने में, 2 यूनिट में खरीदी गई। तो दोनों किताबें कितने यूनिट में खरीदी गई, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 300 रुपए के बराबर है। तो 3 यूनिट की वैल्यू जब 300 रुपए के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए के बराबर। और आपको यही बताना था, मतलब पहली किताब का आपको विक्रय मूल्य बताना है। यहाँ पूछा है तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है, तो पहली पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपए। अब पहली पुस्तक को कितने में बेचता है भाई, पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचता है। तो 100 रुपए की किताब को अगर 20% के लाभ पर बेचेगा तो आप क्या करेंगे, इसका 120% निकाल देंगे, यानी कि 120 रुपए में डायरेक्ट आपको बताएं कि ठीक है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, मौखिक रूप से कर लेंगे। तो 120 रुपए पहली पुस्तक का क्या है, विक्रय मूल्य। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर। अब कभी भी आपको फर्स्ट और सेकंड किताब का क्रय मूल्य मानने की आपको जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे, यदि एक को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं और एक को 10% की हानि पर बेच रहे हैं और पूरे लेन देन में ना लाभ हो रहा है ना हानि, तो आप यहाँ पर करेंगे डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट करेंगे, आप कहेंगे कि एक का 20% बराबर है दूसरे के 10%। तो यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 10 और 20 का अनुपात बना दीजिए डायरेक्ट। अब आपको कंफ्यूजन समझ में आ गया, तो ये पहली किताब का क्रय मूल्य और ये दूसरी किताब का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर और 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर। तो पहली किताब का क्रय मूल्य 100 आ जाएगा, 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि 120 रुपए में आप उसको बेचोगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए हमने बेहतरीन जो 25 क्वेश्चन थे जो आपके सीजीएल के एग्जाम में आए थे उनका सॉल्यूशन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा वर्षाएं, जिससे आपके लिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आ सकें। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने ऐप के बारे में। ये हमारा ऑफिशियल ऐप है। यदि बच्चों आपने ये अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको तुरंत डाउनलोड करें। ये एग्जाम ओरिएंटेड ऐप है। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपके सिलेक्शन में आपको काफ़ी मदद देगा ये ऐप, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे विद PDF मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये स्टडी पैकेज भी है। अगर आप कोई पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, सैंपल पेपर्स हैं, ओलंपियाड कॉर्नर है, मतलब जो हार्ड पोर्शन का कलेक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना। इन्हीं सब बातों के साथ में आज की क्लास को हम विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।